पिछले में आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग हो गया था, ठीक है, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि जो एटम होता है, थॉमसन ने ये कहा था कि एटम में बेसिकली उन्होंने अपने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था, और जो रेड वाला पोर्शन था उसको उन्होंने क्या बोला था, प्रोटॉन बोला था, और जो सीड एम्बेडेड था उसमें उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन बोला था। उसके बाद इनकी थ्योरी को गलत करने के लिए रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना अल्फा स्कैटरिंग दिया, और अल्फा स्कैटरिंग से उन्होंने कहा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एज इट इज पास कर गए अल्फा गोल्ड फॉइल को। इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर आधे से ज्यादा जगह खाली है। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट, कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए। इसका मतलब है किसी भी एटम के अंदर उसके सेंटर में एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बैठा है। तीसरा उन्होंने पॉइंट चेक किया कि जो अल्फा पार्टिकल जिस एनर्जी से गया, जिस एंगल पे गया था, वो सेम उसी एंगल पर रीबाउंड होके वही पाथ उसने रिट्रेस कर लिया वापस। तो तीसरे से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एटम के सेंटर में एक हाईली स्टेबल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है, और उसी हाईली स्टेबल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा उन्होंने जनरली क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, ठीक है। तो क्योंकि रदरफोर्ड की जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बताती है तो वो रदरफोर्ड पे जाता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जे थॉमसन पे गई। जे थॉमसन ने एक्चुअल कैथोड रेस खोजा था, उसका नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा था? स्टोनी ने रखा था। सेकंड आपका आता है प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने खोजा था। थर्ड आता है आपका न्यूट्रॉन, चैडविक ने खोजा था। नेक्स्ट आ गया आपका वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन ने दिया। अल्फा स्कैटरिंग रदरफोर्ड ने दिया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया। क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी वो कर चुके थे, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद उन्हें और भी उन्होंने फिर से एक मॉडल प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। आगे बढ़ने से पहले एक लोग का क्वेश्चन मेरे पास आया था, बच्चे ने लिख के भेजा था कि थॉमसन का जो मॉडल है उसमें आपने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो रेड वाला पोर्शन है उन्होंने उसको प्रोटॉन माना, और उसमें जो उन्होंने सीड बोला है वो इलेक्ट्रॉन माना है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम आप देखते हो, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है सीड वो तो इक्वल ही है, तो फिर वो एटम न्यूट्रल कैसे नहीं हुआ? तो एटम की न्यूट्रलिटी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, एटम की न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पे डिपेंड करता है। दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। अगर एक निश्चित वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आप प्लस ज्यादा कर रहे हो और माइनस कम कर रहे हो, तो ये आपका बैलेंस नहीं होगा। आपके पास एक कमरा है, आपने उसमें 10 प्लस रखे हैं और उसमें 10 माइनस रखे हैं, तो वो न्यूट्रल है। आपने उसी कमरे को बढ़ा के आपने और बड़ा कमरा कर दिया, तो अगर आपने कमरा बड़ा किया तो अगर पॉजिटिव बढ़ा है तो इक्वली चांस में किसको बढ़ना चाहिए? नेगेटिव भी उतना ही बढ़ना चाहिए, तभी न्यूट्रल कर पाओगे। वॉल्यूम की ज्यादा होने और वॉल्यूम के कम होने से आप एटम को न्यूट्रल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी उसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, उसके नंबर पे डिपेंड करती है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, वो उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पास और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए, ना कि इनका पर यूनिट वॉल्यूम आपको चेक करना है, ठीक। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद आपका रदरफोर्ड ने जो अपना न्यूक्लियर मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया, ठीक है, जो उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल उन्होंने प्रपोज किया, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डिफाइन करवाया बेसिकली न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी एटम का वो हाईली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसपे पूरे एटम का मास कंसंट्रेट होता है। मतलब पूरे एटम का आत्मा कौन है? उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गया तो सब एटम पूरा खत्म। मतलब किसी भी एटम को सरवाइव करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। दूसरा, पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेट सिचुएट होता है? उसके न्यूक्लियस पर। जैसे हमारी बॉडी का सेंटर कहाँ है? नाभि, वो हमारी बॉडी का सेंटर है। सेम ऐसे ही एटम का सेंटर कौन है? सब पूरा कमांडिंग पावर इसी के पास है। साइज छोटा होना, बड़ा होना, बहुत सारे फैक्टर आप 11th में पढ़ के आए हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज,
पढ़ के आए हो, नाम सुना सुना लग रहा होगा, याद हो ना हो डजेंट मैटर, नाम सुना है तो वो सब इसी पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस। और शायद याद हो न्यूक्लियस की पावर को ही आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा था, दैट इज कॉल्ड जेफ कहा था आपने क्लास 11th में। तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर कौन सा चेंजेस कराना है और कौन सा चेंजेस नहीं होना है। चेंज होना है तो कितना चेंज होना है वो सब डिसाइड कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक, दूसरा, इस न्यूक्लियस के अंदर हमने जब ध्यान से देखा तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो लोग रहते हैं। एक तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन रहता है और दूसरा इस न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो पहले क्या है, जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो उनको लगा कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट समझो न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज प्रोटॉन, उसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। वाइवा में एमसीक्यू पूछा जाएगा तो थोड़ा ध्यान से टिक मारिएगा। अगर ऑप्शन में प्रोटॉन नहीं है तब तो आप नल ही मानेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो ओवरऑल जो चार्ज रहता है वही किसका चार्ज बना दिया जाता है। तो एक्चुअल रदरफोर्ड न्यूक्लियस खोजे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर कौन है। हमने घर तो खोज लिया लेकिन एक्चुअल में उस घर के अंदर पहले से दो लोग रहते थे, उसमें दो लोग पहले से बैठते थे, वो हमें नहीं पता था। हमने तो बस घर खोज दिया, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोज दिया था। ठीक, जिसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। बेसिकली आपका प्रोटॉन हो गया और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होगा। दूसरा, इन दोनों के नंबर को एक साथ नंबर को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। थोड़ा याद रखना, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, दोनों के नंबर को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियॉन। ठीक, रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल प्रपोज किया तो उन्होंने कुछ चीजें पहले से बताई। जैसे उन्होंने पहला ये कहा कि एटम जो होता है वो आपका बहुत ही छोटा, वेरी माइन्यूट और स्फेरिकल इन शेप होता है। ये एज इट इज वो भी थॉमसन भी बता कर गए थे। दूसरा इन्होंने कहा कि किसी भी एटम के सेंटर में आपका प्रेजेंट एक हाईली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है। अब इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को आप अपने हिसाब से शेल भी बोल सकते हो या आप इसको अपने हिसाब से सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हो। तो किसी भी एटम के सेंटर में एक हाईली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है या एक शेल होती है। और उसी शेल में कौन रिवॉल्व करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जस्ट लाइक योर सोलर सिस्टम। कंपेयर कर लीजिए, आपके सोलर सिस्टम में बीच में कौन होता है, सन होता है। ठीक है, बीच में आपका सन होता है तो वो आपका क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया। और न्यूक्लियस सन के चारों तरफ आपके कई सारे क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक, हाँ, तो जैसे आपका सोलर सिस्टम में आपका बीच में सन होता है तो बस सन को आप ऐसा मान लीजिए न्यूक्लियस, और जो चारों तरफ सन के होते हैं जिनको आप सर्कुलर ऑर्बिट्स बोलते हो, और हर ऑर्बिट पे आपका एक एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। बस वो एक एक प्लैनेट आपके लिए क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे आपका सोलर सिस्टम है बस सेम ऐसे आपका एटम होता है। समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, तो बाकी दूसरा इन्होंने कहा था। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो एटम होता है उसके सेंटर में तो चलो न्यूक्लियस है, और एटम के चारों तरफ उन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आपने शेल नाम दिया। और उस सर्कुलर ऑर्बिट्स पे आपका क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब आप पहले कुछ चीजें ध्यान से सुनो। देखो, अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, भाई रदरफोर्ड ने बस इतना ही कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इतना ही कह के वो बढ़ गया आगे। बाकी थ्योरी चली कुछ दिन तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट कुछ दिक्कतें यहाँ पे ये इनसे पूछा गया, आप ये बताइए, आपको बताना था कि एटम न्यूट्रल है कि नहीं है,
और एटम के न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या क्या होनी चाहिए थी, बराबर। आपने तो बताया ही नहीं कुछ, आपने तो बस कहा कि पॉजिटिव बीच में रहेगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि बीच में पॉजिटिव है कितना, एग्जैक्ट किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो हमें नहीं पता है। तो जब तक आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं बताओगे, हमें एटम की स्टेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड का मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन कुछ हद तक कम से कम ये सारी चीजें तो बता दिए कि एटम बीच में होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। थोड़ा एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है आगे, एक एक में, बस उसी एक एक में क्या लोग करते जा रहे हैं सुधार। लोग पिछला नहीं देख रहे हैं, अब जो आगे बन गया, गाड़ी बनी तो उसमें पहले बना के आप सोचिए पहली बार गाड़ी कैसे बनी होगी, कैसे लोगों ने सोचा होगा कि 4 पहिया रखना है, इंजन रखना है, कैसे अब गाड़ी बन गई। अब उसी गाड़ी को बार बार, आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कोई भी 4 व्हीलर, सब में 4 पहिया मिलेगा, हैंडल मिलेगा, सीट मिलेगा, इंजन मिलेगा आपको बैठने के लिए, सब कुछ आपको मिले। वो कॉमन ढांचा, वो कॉमन स्ट्रक्चर सबके लिए हो गया, वो देंगे। उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आप। पहले आप शीशा हाथ से ऊपर नीचे करते थे, अभी आप शीशा बटन आ गया भाई उसका। पहले आप चाबी करते थे, अब तो फिर स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब तो भाई बिना ड्राइवर की भी गाड़ी चल जा रही है, ड्राइवर अंदर हो या ना हो वो तब भी चल जाएगी। वो पार्क ऑटोमेटिक हो जा रही है गाड़ी। तो गाड़ी वही है, बस उसी गाड़ी में धीरे धीरे क्या करनी है, पीछे नहीं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो एक एक साइंटिस्ट एक एक बात बताते जा रहे हैं, जो कमी निकल रही है उस मॉडल में, उस कमी को पूरा करने के लिए अगला प्रपोज कर दे रहा है, उस कमी को सुधार दे रहा है। समझ आए? ठीक है। दूसरा एक चीज और इनके हिसाब से, मतलब इन्होंने सही बता दिया था। ये बताओ, एटम है आपका, उसमें आपका न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, तो जब भी कोई चीज घूमती है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। आपको स्टेडियम में ले जाए, कहते घूमो, तो पहला चक्कर तो बहुत एनर्जेटिक घूमोगे दम, दूसरा चक्कर आते आते छोटा हो जाएगा, फिर तीसरा आते आते और छोटा, तो धीरे छोटा होते 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 5 छोटा जाएगा। सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? तो घूमते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका किसमें गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। लेकिन गिर नहीं रहा है, अंदर नहीं गिर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा? तो अब तक तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच चुका होता है ना, खींच लिया होता, तब तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया होता और एटम डिस्ट्रॉय हो गया होता। नहीं होता है ऐसा। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस फोर्स लगाता है, वो अपनी तरफ उसको खींचता है। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस किस जगह पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को, और जब सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, ठीक। सेम अभी अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स बाहर लगा रहा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा पाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे रहता है। समझ आया? दूसरा, जब किसी भी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो बॉडी अपने ही एक्सिस पर घूम जाती है। ये आपको रोटेशनल पढ़ा है। किसी भी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर किसी को मोशन में लाना है, फोर्स चाहिए, मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। अगर नहीं है तो बॉडी मेक श्योर है किसमें रहेगी, मोशन में रहेगी। बॉडी को चलने के लिए फोर्स चाहिए और बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, दैट इज टाउ, रोटेशनल पढ़ाया गया था। तो अगर किसी चीज को, जैसे आपका जो बाइसिकल या आपका जो कार का या साइकिल का जो पहिया होता है, आप कभी ध्यान से देखो, वो पहिया घूमता भी है और पहिया आगे भी जाता है, तो उसको कहते हैं रोलिंग मोशन। तो पहिया घूमा तो पहिया घूमता टॉर्क की वजह से है, और पहिया आगे भी तो जा रहा होता है क्योंकि उस पहिए पे फोर्स आगे। कभी कभी गाड़ी देखो दलदल में फंस गई, कीचड़ फंस गई, तो आप एक्सीलरेटर दे रहे हो लेकिन पहिया वहीं अपने जगह पर क्या कर रहा है। तो ट्रांसलेशन, फोर्स तो 0 हो गया लेकिन टॉर्क 0 नहीं हो पाया, तो वो तो नाच रहा है। तो किसी भी बॉडी को चलने के लिए फोर्स चाहिए और बॉडी को घूमने के लिए
टॉर्क चाहिए। पंखा चलता है? नहीं, पंखा चलता नहीं, क्योंकि चलता तो चल के नहीं चला गया होता है। पंखा चलता नहीं है, पंखा घूमता है। अपने ही फिक्स एक्सिस पर पंखा क्या कर रहा होता है? ये एक नॉर्मल है। पंखा चला दो, पंखा नहीं चला सकते, पंखा घुमा दो, हाँ घुमा सकते हैं, चला नहीं सकते हैं आप उसको। तो किसी भी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए और किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉडी पर, इस बॉडी का नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी रोटेट करेगी भाई। फोर्स 0 नहीं, फोर्स 0 है, फोर्स 0 हो गया तो बॉडी आगे पीछे तो नहीं जा सकती, लेकिन टॉर्क 0 नहीं हुआ है ना, तो नहीं, तो अपने ही एक्सिस पर क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। दूसरा, बॉडी का नेट टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया लेकिन फोर्स 0 नहीं हुआ, तो बॉडी, आप गाड़ी लॉक कर दीजिए, पहिया लॉक कर दीजिए और जबरदस्ती खींचिए। बेसिकली क्या है कि अगर आपका पहिया लॉक कर दिया जाए और आप गाड़ी को खींचिए तो गाड़ी, पहिया तो नहीं घूमेगा। या नॉर्मल जो साइकिल होती है आपकी, साइकिल में वो वाला ताला कहीं मारे, वो वाला ताला जो कहता है लॉक, रिम में लग जाता है ताला, तो वो ताला मार दो। अब पहिया तो नहीं घूम गएगा, आप साइकिल वैसे खींचो, साइकिल आगे जाएगी, वो भले पहिया नहीं घूमेगा, जाएगी। तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स और बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क दोनों 0 है, तो बॉडी ना तो घूमेगी और ना तो आगे जाएगी। दोनों बॉडी पर लगने वाला दोनों नॉट इक्वल टू 0 करो तो बॉडी घूमेगी भी और बॉडी आगे भी जाएगी। सेम ऐसे ही अगर किसी बॉडी को नचाना है तो फोर्स 0 करिए, खाली नचाना है तो फोर्स 0 करिए, सिर्फ टॉर्क रखिए। अब आप इसको समझिए, सेंट्रीफ्यूगल इधर लग रहा है और सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है। वो एक बचपन में आता था खिलौना, ऐसे ऐसे करो फिर ऐसे खींचो, किया है, खेला? तो जब ऐसे ऐसे करके खूब नचा के तो ऐसे करो तो बीच वाला नाचता था बहुत दूर से। बस वही है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों तरफ से लगाओगे तो बीच वाला क्या कर जाएगा? घूमेगा ना। बस वही से आपका पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे घूम रहा है, क्यों दिन रात कैसे हो रहा है, उसका भी रीजन यही है। सन, पृथ्वी अपने तरफ, सन की तरफ, सन उस पृथ्वी पर क्या लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ। और जो प्लैनेट्स होती है पृथ्वी, उन प्लैनेट्स पृथ्वी को खींच रही होती, तो प्लैनेट के ऊपर दूसरा प्लैनेट और अर्थ के ऊपर सन का, तो दोनों जब इक्वल एंड अपोजिट लगता है तो इसीलिए अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर जाता है? तो अर्थ पूरा एक चक्कर तो काटता ही है लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है, जस्ट लाइक सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूरा एक पाथ का चक्कर तो काटता है लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी घूमता हुआ चलता है। समझ आया? क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन, तुमसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, तो अंदर गिरा क्यों नहीं? तो गिरा इसलिए नहीं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्सेस क्या रहती हैं? इक्वल एंड अपोजिट रहती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है और अपने ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? रिवॉल्व कर जाता है। बाकी एटम की स्टेबिलिटी इनका भी नहीं बता पाए थे, तो ये इनका भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। और इसके बाद फिर आए थे आपके मैक्सवेल, जो दिया नहीं है। मैक्सवेल आए थे, लोथर मेयर आए थे, वो लोग भी अपना काम किए हैं, बट उतना एक्सेप्टेबल नहीं था उनका, तो उनका पढ़ाया नहीं जाता है। उसके बाद डायरेक्ट आपको जो पढ़ाया जाता है वो सीधे रदरफोर्ड का, इनका नील्स बोर का मॉडल पढ़ाया जाता है। तो नील्स बोर ने फिर अपना मॉडल फिर से प्रपोज किया और कुछ बातें इन्होंने भी सेम कही, जैसे एटम कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सन in a circular path which is called orbit। आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, शेल भी बोल सकते हो, सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हो, पहला। दूसरा, in an atom around the nucleus many circular orbits are possible but electron revolve in a definite orbit which is called stable orbit। किसी भी एटम के चारों तरफ कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके लिए वो ऑर्बिट क्या हो जाता है? स्टेबल। आप क्लास में जाते हो तो क्लास में लगभग 30-35 सीट होती है लेकिन आपकी सीट फिक्स है ना, आप जाओ, हाँ जाओगे, आप जान रहे हो आज हमको यहीं बैठना, तो वो सीट उस दिन के लिए आपकी निर्धारित हो गई, तो उस दिन के लिए वो सीट आपके लिए क्या बन गई? स्टेबल सीट बन गई। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का जो भी घूमेगा उसके लिए वो क्या बन जाता है? स्टेबल ऑर्बिट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज देयर एनर्जी while they are revolving in a circular orbit। These orbits are called stationary orbit।
नील्स बोर ने इस बात को क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करता, घूमते टाइम वो कभी भी एनर्जी लूज नहीं करता। जब तक वो उस ऑर्बिट में है तब तक उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। और ऐसे ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी शब्द का मतलब स्थिर, रुका हुआ। तो सिंपली कहा गया कि जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन एक बार रिवॉल्व करना शुरू कर दिया तो वो जिंदगी भर उसी में रिवॉल्व करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए वो ऑर्बिट क्या हो गया, स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी के साथ कर सकता है जब उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही वो अपना ऑर्बिट क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, डिसाइडेड है। प्लैनेट सोलर सिस्टम में भी सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, कौन से प्लैनेट के पास है, मरकरी सबसे पहले पड़ता है, पर उससे कम थोड़ा सा वीनस, फिर उससे कम थोड़ा सा। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी मतलब उनके हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से कम होती जाएगी ना। बस हर प्लैनेट, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। वैसे ही एटम के अंदर कई सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, हर पाथ का अपना अपना, पहले का अलग होगा, अभी आगे डिराइव करोगे, कल डिराइव करोगे। पहले का अलग होता है, दूसरे ऑर्बिट की अलग एनर्जी होती है, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा था कि जिसमें एक बार तुम बैठ गए वो तुम्हारे लिए, तब जब तक तुम वो नहीं छोड़ोगे। भाई एक बार जिस घर में पैदा हो गए, अब जब तक वो घर छोड़ोगे नहीं और दूसरे घर जाओगे नहीं, तब तक वो घर आपका ही है। जनरली लड़कियों में होता है, शादी होती है तो चली जाते हैं दूसरे घर। तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो आपका घर है। एक बार शादी हो गई तो फिर वो कहा जाता है ना, लड़की का ना मायका और ना ससुराल। लेकिन मायका नहीं होता, उसका सिर्फ क्या होता है, पहले के जमाने में क्या गया है, डोली उठी है तो अब अर्थी वहीं से उठेगी डायरेक्ट। तो क्योंकि वैसे ही जब तक आप घर नहीं बदलोगे तब तक तो आप कांस्टेंट हो। तो बस जब तक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट नहीं चेंज करेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? ठीक, ये आज का हो गया। कल आपको ड्राइव करवाना है बोहर। बोहर ने ही एग्जैक्ट रेडियस निकाला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सेंटर से कितना दूर है। तो कल आपको रेडियस ड्राइव कराना है, बता दे रहा हूं कल का। वेलोसिटी ड्राइव करानी है और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये कराना है, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कराना है। होप सो कल ही चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, पिछला आपका बोहर्स मॉडल हो गया था। बोहर्स मॉडल में आपके कुछ पॉइंट्स जो बोहर्स ने अपनी थ्योरी में प्रपोज किए थे, ठीक है, जो उन्होंने थ्योरी में दिया था, तो बेसिकली एक बार क्विक रिवाइज कर लो। बोहर ने कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्मॉल स्फीयर होता है, माइन्यूट जो होता है आपका पार्टिकल कह सकते हो, माइन्यूट पार्टिकल होता है। दूसरा, एटम के सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, हाईली स्टेबल पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका सर्कुलर पाथ पे मिलता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बेसिकली आपका प्रोटॉन मिलता है। ठीक, दूसरा उन्होंने कहा था कि जो एटम के जो चारों तरफ जो पाथ होता है, जो सर्कुलर पाथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, या सर्कुलर पाथ ऑर्बिट बोल सकते हो। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। जितनी देर तक वो घूमेगा, जब तक अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जब जो भी एनर्जी होगी वो अपना कांस्टेंट रखेगा। तो उसके लिए वो ऑर्बिट क्या बन जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बन जाता है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज किया तो बेसिकली उसका मतलब है वो अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है। जब तक ऑर्बिट नहीं बदलेगा तब तक वो अपना एनर्जी के साथ कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट था जो कि आपके में डेरिवेशन नहीं है उसका, वो सीधे उन्होंने पॉइंट्स दिया था। बोहर ने ये कहा था कि कोई भी एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। ये बोहर एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो खुद एक्सपेरिमेंट करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे वो,
कि कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होगा। तो क्योंकि किसी भी एटम के अंदर एक या दो शेल नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा शेल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई किसका कर दिया, n से, तो ये हो गया NH/2। बाकी एंगुलर मोमेंटम आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr, ये क्लास 11 पढ़ाया गया था। ठीक, नेक्स्ट आता है बोहर मॉडल का एप्लीकेशन। ये पिछले साल डेरिवेशन नहीं था, आपके पास पिछले साल सिर्फ रेडियस का इक्वेशन था, वेलोसिटी का इक्वेशन था और टोटल एनर्जी का था। फिजिक्स में तीनों का सेपरेट डेरिवेशन है, आपसे डेरिवेशन कराएंगे, कहेंगे प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल सकते हो या nth ऑर्बिट बोल सकते हो, मतलब बोहर ने कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो उसका एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर तीसरे शेल में होगा तो न्यूक्लियस से उसका कितना रेडियस होगा, अगर चौथे शेल में होगा तो उसका रेडियस कितना होगा, तो एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट करके वो आपको बता दिए। ठीक, दूसरा आपको निकालना बेसिकली रेडियस है। तो अब आप क्या है, आपके एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होता है, और अंदर की तरफ कौन सा लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल लग रहा होता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल के अलावा इसके बीच में एक फोर्स और है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो दो चार्ज है कि नहीं चार्ज है, और क्लास 12 का कहानी शुरू यहीं से हुआ था कि दो चार्ज अगर आपके पास है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता था उसी को हमने क्या नाम दिया था, कूलम्ब्स लॉ नाम दिया था, जो लॉ उन्होंने प्रपोज किया था। और फोर्स का नाम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। अगर दोनों चार्जेस सेम होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट चार्जेस के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बात को कौन बताया था, कूलम्ब्स ने कहा था कि दो चार्ज अगर आपके पास प्रेजेंट है तो दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर चार्ज सेम है तो अट्रैक्शन, और अगर डिफरेंट है तो अगर डिफरेंट है तो अट्रैक्शन, और अगर सेम है तो रिपल्शन। अब आप जरा एटम में समझिए, ये इलेक्ट्रॉन है और आपको ये भी पढ़ाया गया था कि किसी भी एटम, अगर आपके पास एटम प्रेजेंट है तो किसी भी एटम के अंदर, और अगर वो एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उस एटम के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो अगर एटम न्यूट्रल है तो उस एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा Z, वो उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर और वो उसके प्रोटॉन के नंबर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर एलिमेंट आपका न्यूट्रल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, दोनों संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की जिम्मेदारी कौन सीधे सीधे लिख ली, E। अब समस्या है कि प्रोटॉन के अंदर कितने चार्ज है। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का भी होता है, और प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर प्रोटॉन का नंबर पूछा जाए तो Z इंटू E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। भाई देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी होंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो सीधे सीधे E हम लिख देते हैं, लेकिन प्रोटॉन के लिए हम P नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जो चार्ज का वैल्यू यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बार बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का तो ठीक है, प्रोटॉन का टोटल चार्ज, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा और जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने मल्टीप्लाई कर दो, तो उस प्रोटॉन का टोटल चार्ज निकल गया कि नहीं निकल गया। आपके पास 5 प्रोटॉन है तो जितना प्रोटॉन है उतना ही उसके अंदर किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उतना ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो E और P दोनों बराबर है, तो P की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, E। और जितना नंबर में होगा, अगर 5 है तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 5, इसका मतलब पता है ना 5 प्रोटॉन है। मैं कह रहा हूं 5 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर कितने होंगे, 5 प्रोटॉन होंगे। मैं कह रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर कितने होंगे, तो वो जो 10 क्या है, वो तो एटॉमिक नंबर हो गया, तो वो 10 आगे लिखा गया। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का
वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो प्रोटॉन की जगह किसको रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन को। तो कूलाम का फोर्स जो आपने पढ़ा था, कूलाम का फोर्स क्या होता था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूरी वैल्यू क्या होती थी, 9 × 10⁹ सब याद रखो। तो के का तो एज इट इज, एक चार्ज हो गया आपका प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का चार्ज, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया, Z × E, और एक चार्ज Q2 आपका क्या हो गया, E। तो ब्रैकेट खोलो, E × E क्या हो गया, E स्क्वायर, KZ² ठीक है। दूसरा, इस कंडीशन में अंदर की तरफ एक कूलाम्बिक फोर्स लगेगा और बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, बराबर ही होता है। उसका भी डेरिवेशन 11th में है। तो अंदर की तरफ लग रहा है कूलाम्ब फोर्स और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्या कर जाता है, घूम जाता है। इसका मतलब कूलाम्बिक फोर्स और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कूलाम्बिक फोर्स वैल्यू निकाल के लाए हो, KZ² R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv²/r। क्लास 11 में प्रूफ कराया गया है। mv²/r से यार आपका कट गया, तो KZE यहाँ एक R नीचे बच गया, m × v², इसको मान लिया पहला। अब बोहर का पांचवा पॉइंट में कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम L = क्या होता है, mvr = nh/2π। यहां से v की वैल्यू निकाली गई है, तो nh/2π ऐसे रह गया, m और r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां भेज दिया। समझ आ गया। अब ये जो v की वैल्यू निकाले हो, ये ले जाके यहां पुट कर दो। तो v की वैल्यू पुट करोगे तो एक्चुअल आपको v की वैल्यू पता है, बट उस v का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो v की वैल्यू पूरी ले जाके पुट कर दिया, उसका क्या हो गया, स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करते ही n का n² हो गया, h का h² हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का पाई², m² r²। अब m² से m कट गया, r² से r कट गया, तो यहां का तो काली हो गया। तो KZE² = m कट गया, तो बचा सिर्फ h², 4 पाई²। एक m कटा है, एक m यही है, तो एक m बच गया और एक r बच गया। ठीक, अब यहां से कुछ नहीं, बस इस r को इधर भेज दो और इस KZE को पूरा इधर भेज दो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। तो एज इट इज ये हिस्सा यहां। अब आप इसमें जरा ध्यान से देखो, h क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34, वैल्यू कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k 9 × 10⁹ कांस्टेंट है, z ये बदलेगा, एटॉमिक नंबर बदलेगा, और e क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बदल सिर्फ क्या कह सकता है, एक तो n नंबर ऑफ शेल और दूसरा एटॉमिक नंबर। इन दोनों को छोड़ के, n और z को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आपको यही वैल्यू मिलेगी। 0.529 × 10⁻8 ये सेंटीमीटर में निकलेगा। इसको आप एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो बस ये पीछे वाला हट जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो बचा 0.529 × n²/z। अब तुमसे पूछेंगे कि कहेंगे कि हीलियम के चौथे ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। दूसरी बात क्लियर कट, ये जो अभी आप 2-3 फार्मूला डराइव करोगे, इसमें ध्यान रखना, बोहर का ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होगा। ये इन द सेंस मतलब कि उन्हीं स्पीसीज के लिए ये एप्लीकेबल होगा जिनके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वालों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके बाद वेलोसिटी भी निकालोगे, अभी इसके बाद आप टोटल एनर्जी भी निकालोगे। तो ये ध्यान रखना, ये सब फॉर्मूले आप वही लगाएंगे जहां जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। ये सब उन्हीं लिख के डराइव किए थे, बाकियों के लिए आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम आयन फॉर 4th ऑर्बिट। तो 4th ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 4, और हीलियम का मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। बाकी तो चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ सीधे n रखो, z रखो और यहां मल्टीप्लाई कर दो, आपको चौथे ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक तुम्हारा हो गया। तो क्या चलो अब देखो, अच्छा लास्ट में आपने जो रेडियस का फॉर्मूला डराइव किया, दैट इज आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n²/z। ये सेंटीमीटर में है, लेकिन जैसे ही 10⁻⁻8 हटा वहां से
तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक, ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। रूल के अकॉर्डिंग 529 आपका एक कांस्टेंट है, अगर मैं वहां से कांस्टेंट को हटा दूं तो वहां पे साइन कौन सा लग जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी की लग जाएगी। तो साइन हटा दिया कांस्टेंट, अब प्रोपोर्शनलिटी की लग गया। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, उसका स्क्वायर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक नंबर के। ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ग्राफ का पर्टिकुलर शेप है। तीसरा, ग्राफ किसके किसके बीच बना है, ये भी ध्यान रखना है आपको पेपर में, क्योंकि अभी इसी में देखो कंफ्यूज हो गए। पहला जो ग्राफ ध्यान से देखना, आर एक्चुअल आर वर्सेस जेड का बना है। ये यहां जो ग्राफ बना है वो आर वर्सेस जेड का है, 1/z का नहीं है। पहली बात, ये आर वर्सेस सीधे जेड का है। तो अगर मैं कहूं कि रेडियस बढ़ रहा है, अगर मैं कहूं रेडियस बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर वहां क्या होगा? डाउन होगा। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी। अब ये अपने दिल दिमाग हर जगह स्टोर कर लो, कभी भी फिजिक्स में ऐसी आया क्वांटिटी कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो उसका ग्राफ रट लो। हमेशा क्या बनाना है? हाइपरबोला ही बनाना है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, हाइपरबोला ही बनेगा। ग्राफ का फिगर याद कर लो, समझ आ गया? दूसरा, आपने आर और एन का बनाया है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? स्क्वायर है। आपने स्क्वायर का नहीं बनाया, आपने सिर्फ एन और एन का बनाया है। तो डायरेक्टली का तो है, तो डायरेक्टली में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट बनता है। तो बनेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेट, पैटर्न वो स्ट्रेट वाला ही लेगा, लेकिन क्योंकि आपने स्क्वायर हटा दिया, और बेसिकली रूल होता है इनवर्स स्क्वायर रूल, तो रूल के हिसाब से, और आपका एक होता है, याद नहीं आ रहा, मैथ में है, ग्रेटर देन और इक्वल साइन की चेंज हो जाती है उसमें। तो अगर आपने स्क्वायर हटा के ग्राफ बनाया है तो वो ग्राफ प्रॉपरली पूरा स्ट्रेट नहीं होगा। तो अगर क्योंकि डायरेक्टली एन स्क्वायर का आपने ग्राफ बनाया होता तो वो स्ट्रेट बनता, क्योंकि आपने स्क्वायर हटा के बनाया, सीधे एन का बनाया, तो ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, डेट इज शेप उसका पैराबोला हो जाएगा। सेम यही अब आपने यहाँ डायरेक्ट देखो किसका बना लिया? एन स्क्वायर का बनाया, तो इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा क्या हो गया? स्ट्रेट। अब दूसरा सवाल ये है कि सर ग्राफ यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया गया? रीजन ये है, नंबर ऑफ शेल है, ये नंबर ऑफ शेल कभी जीरो, सीधे सीधे एक शेल होगा उसके पास, या दो शेल होगा, तो एन की वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती। इसीलिए ग्राफ यहां से ना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। और रेडियस भी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब रेडियस ही जीरो हो जाएगा तो कोई एटम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो रेडियस और नंबर ऑफ शेल दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुआ है। दूसरा, यही ग्राफ आपने, अच्छा आर और एन का, आर एन स्क्वायर का तो बन गया। यही सेम ग्राफ अगर आपको बोल दिया जाए बनाने के लिए कि आपको आर रेडियस और ये बोल दिया जाए 1/z का बनाने को, तो 1/z का कैसे बनेगा? ये डायरेक्टली का है कि इनवर्सली का है? ये डायरेक्टली का हो गया, क्योंकि आप सीधे सीधे कह रहे हो ना 1/z, तो 1/z और सीधे का मतलब है कि इसका भी ग्राफ बनेगा थोड़ा ऊपर से, ये यहां से बनेगा। तो 1/z इसका भी जो ग्राफ पैटर्न होगा वो क्या होगा आपका? स्ट्रेट लाइन। अब जब वही है, जब आप एमसीक्यू पेपर देने बैठोगे तो कहेंगे द शेप ऑफ द ग्राफ इज, दे देंगे चार्ट टू, द शेप ऑफ आर एस एस जेड ऑफ ग्राफ इज हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन। यहां तो याद है ना, वहां याद होना चाहिए। इसीलिए अगर भूल जाए तो बेसिक चीजें, रेडियस याद करो, फॉर्मूला सेट करो, और एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, हाइपरबोला, स्क्वायर हटा के तो आपका पैराबोला बनेगा, और अगर एज इट इज आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगा, और सीधे 1/z है तो सीधे बन जाएगा। समझ आ गया? ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो। यूजिंग नोन वैल्यूज, यूजिंग, क्वेश्चन है यूजिंग नोन, using known KNOWN, using known values for hydrogen atom, comma, calculate radius of third orbit for lithium ion, सॉल्व करो।
चलो, आपसे कहा है यूजिंग नोन वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। वो थर्ड ऑर्बिट कह रहा है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू दे दिया है 3। दूसरा आपसे कहा है लिथियम आयन। लिथियम आयन का मतलब क्या होता है? Li पर कितना प्लस, कितना प्लस, 2 प्लस, एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रोक दो, बाकी निकाल दो जितने बच रहे हैं। तो 3 होता है, एक रोकोगे तो 2 जाएंगे, तो कितना प्लस आएगा 2। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। अब आपको रेडियस निकालना है। अब देखो थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो नीचे क्या लिखाएगा 3। जब नहीं पता रहता तब n लिखाता है। थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। n स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन z का मतलब 3। ये हो जाएगा 0.529 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो। 9 त्रिक 27, 2 गया कैरी, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 5 3 15, 1 गया कैरी, 3 0 0 1। ये जो आया है रेडियस थर्ड ऑर्बिट का कितना है, कितने में, किसमें आएगा ये? आई गेस रोम में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे इसमें, चौथे ऑर्बिट का, पांचवें ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का। एक तो ये पूछेंगे, फिर आपसे कहेंगे कि 2 का रेशियो करके दे देंगे कि ऐसे ऐसे है तो इनका रेशियो बताओ कितना आएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस निकालने का फॉर्मूला 0.529 इंटू 10 टू द पावर -8 n स्क्वायर अपॉन z, ये सेंटीमीटर में निकलेगा। और अगर आया 0.529 पावर हटा तो n स्क्वायर अपॉन z, ये एंगस्ट्रॉम में निकलेगा। बोर्ड का पेपर सेंटीमीटर से उठाएगा, वो मीटर में भी जाएगा, वो माइक्रोमीटर में भी जाएगा, वो सेंटीमीटर में जाएगा, कुछ सी में भी जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेट करना है ना उनको। वो आपको आना चाहिए, करने आना चाहिए। मान लो यही क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में था, पेपर में ये माइक्रो में दे देता अभी, तो इसको माइक्रो, इसका आंसर माइक्रोमीटर में कैसे लाओगे? मान लो 4 ऑप्शन माइक्रोमीटर में होता तो आप तो बुद्धि लगा के एंगस्ट्रॉम में ले आए, और आपको चाहिए माइक्रो में, तो आप माइक्रो में कैसे ले जाएंगे इसको? मान लो ऑप्शन 4 माइक्रो में सेट होता तो कैसे ले जाते? यहां से आगे कैसे बढ़ते माइक्रो से? हाँ, तो जब कभी भी देखो प्रॉब्लम फंसे कि नहीं, तो तुम जहां पे खड़े हो वहीं से डायरेक्ट पहले मीटर में जाओ। सबसे पहले जहां खड़े हो वहीं से पहले मीटर में जाओ। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1.587 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम से मीटर जाने के लिए 10 टू द पावर माइनस, मीटर हो गया। मीटर पहुंच गए। माइक्रो में कितना होता है? -6, मतलब 6 होता है। माइक्रो का मतलब 6 होता है। अब आप ये बताओ, मीटर बड़ी यूनिट है, माइक्रोमीटर, माइक्रो छोटी में जाएगा, तो अब आपको बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमको करना है, किसमें क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर कहीं लिखा है 5 मीटर, ठीक है, अगर कहीं लिखा है 5 मीटर और कहीं लिखा है 500 सेंटीमीटर, तो जरा ध्यान देना, ये क्लास 11 में पढ़ाई गई थी। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसका यूनिट बड़ा होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो उसका यूनिट और मैग्नीट्यूड में रिलेशन उल्टे का होता था। एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लास 11 में पढ़ाया जाता था। आप जरा ये चेक करो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर जाओगे तो आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई। और अगर आपके पास 500 सेंटीमीटर होता और 5 मीटर में आना पड़ता तो आप क्या करते भाई? दोनों में रिलेशन जितने का, मीटर सेंटीमीटर में रिलेशन कितने का है? 100 का। मीटर किलोमीटर में रिलेशन कितने का है? 1000 का। तो वो आप जो रिलेशन होगा उससे आपको बस इतना याद रखना है कि, याद रखो सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आपके पास बिगर यूनिट है, अगर आपके पास बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट से अगर आप स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में, तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में हमेशा क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। और अगर स्मॉलर यूनिट से आप बिगर यूनिट में आ रहे हैं तो हमेशा क्या करना है? डिवाइड। ये चीजें याद रखो, बाकी जो रिलेशन होगा उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप क्या है? मीटर, आप मीटर बड़ी में है, आपको जाना किस में है? माइक्रो में जाना है। माइक्रो में छोटा यूनिट है, मतलब बड़े से किस में जाना है? छोटे में जाना है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी इसमें करना तो मल्टीप्लाई ही है, माइक्रो के लिए करना तो मल्टीप्लाई ही है।
अब सवाल ये है कि मीटर और माइक्रो में रिलेशन कितने का होता है, तो 10 टू दी पावर 6 का होता है, 6 का होता है। अब अगर माइक्रो से मीटर में आते, ध्यान से सुनना, अगर माइक्रो से मीटर में आते तो 10 टू दी पावर -6 करते, लेकिन आप मीटर से माइक्रो में जा रहे हैं तो -6 की +6, +6, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, +6 से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1.587 इंटू 10 टू दी पावर -10 + 6 कितना हुआ, -4। ये अब किस में निकल गया, माइक्रोमीटर, माइक्रो में चला जाएगा, समझ आया। अब वो नैनोमीटर भी जाएंगे, नैनोमीटर का रिलेशन 10 टू दी पावर 9 का होता है, फर्मी का रिलेशन 10 टू दी पावर 12 का होता है। अब तुम सोचो, यही तो एमसीक्यू बनाएंगे वो, और क्या बनाएंगे, अगर बनाना भी होगा यही सब वो कंफ्यूज करेंगे आपको। जब बेसिक कन्वर्जन ही नहीं आएंगे तो लटक जाओगे वहीं। तो ये है कुछ थोड़ा बहुत यूनिट जाके घर जाके देख लेना, 8th 7th 8th की बुक खोलना, यूनिट कन्वर्जन है वहां चेक कर लेना, ठीक। चलो, पहला हो गया आपका रेडियस कंप्लीट हो गया, nth ऑर्बिट के लिए अभी उसका ग्राफ हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड आता है आपका वेलोसिटी फॉर nth ऑर्बिट, कि nth ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो पिछला वाला ही है, आपको पता है कि कुलाम्बिक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होता है, बराबर। कुलाम्बिक फोर्स हो गया kZe²/r², और सेंट्रीफ्यूगल हो गया mv²/r। तो r से r कट कर दिया तो एज इट इज इक्वेशन बचा kZe²/r और m × v², ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, ये r को मल्टीप्लाई क्रॉस करके यहां कर दिए, और v² था तो इसमें से एक v निकाल दिए, तो एक v निकालते ही यहां आ गया, मास पहले से प्रेजेंट था, और नीचे से r को उधर भेज दिए, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, mvr। बाकी एक v एज इट इज वहां था, ठीक। अब हमें पता है बोहर के 5वें लॉ से, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो mvr की जगह हम कौन सी वैल्यू रख दें, nh/2π। तो mvr की जगह रख दिया क्या, nh/2π वेलोसिटी। बस कुछ नहीं करना, अब यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजो तो 2π कहां चला जाएगा, ऊपर, और nh/ कहां चला आएगा, नीचे, तो वो नीचे आ गया। बाकी kZe² एज इट इज था। अब ध्यान से देखो, k क्या होता था आपका, 4.1/4πε0 होता था, ये कांस्टेंट है। e² 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, z और, तो बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सबको एक साथ लिख लिया, और जो फिक्स्ड वैल्यू थी जो मतलब चेंज नहीं हो सकती है उनको अलग, और इन सब की अब वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आपको सीधे सीधे दिया ये मीटर पर सेकेंड, ठीक। एज इट इज 2.2 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट हटाओगे तो वहां क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, एज इट इज z/n। इसका ग्राफ पहला v और z वेलोसिटी और एटॉमिक नंबर में रिलेशन डायरेक्टली का है, तो डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। दूसरा v और n में रिलेशन इनवर्सली का है, तो v और n का ग्राफ बनाए हैं, उल्टे का है तो इसीलिए ग्राफ हाइपरबोला, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और तीसरा v और सॉरी 1/n, यहाँ ये 1/n, तो ये रिलेशन किसका बना लिए, वो डायरेक्टली का। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली का स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब आप जरा रेडियस और वेलोसिटी से जरा कंपेयर करिए, ठीक है। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, डेरिवेशन आ गया समझ में, ठीक। अब आप जरा रेडियस और वेलोसिटी के क्वेश्चन को सिर्फ आप कंपेयर करिए। आपके पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ, तो ये आपके पास वैल्यू है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ये रेडियस के लिए था। और अगर वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। जनरल क्या है, बच्चे यही इतना करके पढ़ के इसका रट के चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल इसके अंदर से पूछा जाएगा। अब इसको समझो, पहली बात फिजिक्स केमिस्ट्री में किए होगे, n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, n इज इक्वल टू 1 पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 दूसरा शेल, n इज इक्वल टू 3 तीसरा शेल। आप ये बताइए
पहले शेल में है, आपका दोस्त दूसरे शेल में है, आपके पापा तीसरे शेल में है, आपकी मम्मी चौथे शेल में है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस, तो रेडियस यानी कि अगर नंबर ऑफ शेल जाते हैं तो उसका रेडियस भी डेफिनेटली हो सकता हो आपसे वैल्यू वो पूरा कांस्टेंट ना पूछे, वो थ्योरेटिकल में आपसे रीजनिंग से पूछ ले कि अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन है जो 6वें सेल में है और अचानक से वो 6वें से चला आया तीसरे सेल में, व्हाट विल बी द रेडियस? रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, नॉट चेंजेस। तो पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ शेल घटा तो रेडियस तुरंत क्या हो जाएगी। केमिस्ट्री का क्लास 11 बेसिक है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस। तो इसका को तो कोइंसिडेंटली थोड़ा सा हमने एक्सपेरिमेंटल किया, तो एक्चुअल डायरेक्टली के साथ साथ वो क्या है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वो याद रखना। दूसरा क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझो, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली, इसका मतलब है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा हो रहा है। सोचो क्यों ऐसा क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से रेडियस क्यों छोटा हो जा रहा है। 11 की केमिस्ट्री है ये, है कुछ नहीं। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई जब Z बढ़ाओगे, आप इमेजिन करो आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास सोडियम है। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है उसके पास। तो 11 प्रोटॉन मतलब 11, न्यूक्लियस का पावर उसका क्या है, ज्यादा है। और ऑक्सीजन के पास कितना है, 8 ही है। तो किसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है? सोडियम का। तो वो खींचे जाते तो उसकी साइज कंपैरिजन में ऑक्सीजन की साइज, उसकी साइज क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। अब वो आप कंपैरिजन आप कभी किए ही नहीं ना, मेटल नॉन मेटल का आपने कंपैरिजन नहीं किया। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि उस एटम के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। रीजनिंग के लिए है ये पोर्शन, समझ आ गया। अब आप जरा वेलोसिटी पे नजर डालिए, जस्ट उसी का रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। अब जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, जस्ट नहीं जान, जैसे जैसे आप मान लो आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, तो एटॉमिक नंबर जब आप बढ़ाओगे तो रेडियस क्या होगा, कम। अब रेडियस अगर कम हो गया, और जरा इनका चेक करो वेलोसिटी का, एक बार इनका चेक कर लो। अगर मैं कहूं कि मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं, तो जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ज्यादा रहेगा, उनमें वेलोसिटी, उनमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहेगी, तेज रहेगी। जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उनका वेलोसिटी, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, तेज दौड़ेंगे। कैसे दौड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे? अच्छा चलो ये बताओ, सन से जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं। आप सोचिए अर्थ पहले पड़ जाता है, जुपिटर बहुत बाद में है। तो ये बताओ, जुपिटर को जो पाथ कवर करना, ध्यान से सुनना, जुपिटर को जो पाथ कवर करना है और अर्थ को जो पाथ कवर करना है, क्या वो सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है। जुपिटर का पाथ क्या है, बड़ा। तो उतने ही पाथ को कवर करने के लिए सेम टाइम में उसको अपनी स्पीड क्या रखनी पड़ेगी। तो साइज बड़ा है तो स्पीड, समझ आया। तो जब साइज बड़ा है, और साइज बड़ा कब होगा, जब उसका एटॉमिक, तो जब एटॉमिक नंबर ज्यादा रखोगे तो कवर करने के लिए वो अपना स्पीड क्या रखेगा, इलेक्ट्रॉन तेज रखेगा। दूसरा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल कम करते जाओगे, जैसे जैसे शेल कम होता जाएगा वेलोसिटी उसका, क्योंकि घुमाने की जिम्मेदारी न्यूक्लियस की होती है। तो न्यूक्लियस के जितना करीब आते जाओगे तो शेल उतना कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से नाचेगा। न्यूक्लियस से जितना दूर होते जाओगे, न्यूक्लियस की पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन पर उतनी, और जब कमजोर होती जाएगी तो वो घूम नहीं पाएगा, क्योंकि याद हो शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस का पावर अंतिम इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि रास्ते में शील्डिंग इफेक्ट हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए भी किसका जरूरत होना है, न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को। पृथ्वी घूम रही है तो उसको एक्चुअल में कौन घुमा रहा है, सन ही घुमा रहा होता है, जो उसको ग्रेविटेशनल। मून के पास क्यों नहीं ग्रेविटेशनल है, अपना क्यों नहीं है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल का सोर्स कौन है, सन। तो सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट घूम रहे हैं उनके पास अपना अपना है, मून के पास नहीं, क्योंकि वो मून किसका चक्कर काट रहा है। भाई हम खुद ही मान के काम चला रहे हैं तो तुमको घस देंगे हम। तो इसीलिए मून, अगर वही मून सन का चक्कर लगाना शुरू कर दे तो मून के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। दूसरा,
केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आप किसकी गर्दन पकड़ेंगे हमेशा? साइज। साइज की गर्दन पकड़ना वो सब भूल देगा, तुरंत उगल देगा वो, उसी के गर्दन पकड़ो। अब आप सोचो, रेडियस बड़ा किए हैं, रेडियस बड़ा होने का मतलब है नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रहा है तो शेल तभी बढ़ सकता है जब उसका एटॉमिक नंबर बड़ा हो कि घटा हो। रेडियस तब बढ़ेगा जब एटॉमिक नंबर, भाई रिलेशन देखो ना किसका है, शेल बढ़ाइए और एटॉमिक नंबर कम करिए किसी तरीके से। अब ये एट रैंडम, ये पूरे की नहीं, एक ग्रुप के लिए, या तो ये ग्रुप के लिए लगेगा या तो ये एक पीरियड की लगेगा। जैसे ग्रुप के लिए लगाओगे तो ग्रुप में क्या कांस्टेंट होता है, ग्रुप में क्या कांस्टेंट होता है? ग्रुप और पीरियड का अलग अलग बताया गया था ना कि ग्रुप में, पीरियड में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होते हैं और ग्रुप में क्या कांस्टेंट होता है? जेफ कांस्टेंट होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है तो शेल भी तो बढ़ता है, प्रोटॉन भी तो बढ़ते हैं, तो काउंटर बैलेंस क्या करो, पढ़ाए थे ना काउंटर बैलेंस करने के लिए वो आया था। अगर आप किसी भी एलिमेंट का रेडियस बढ़ा रहे हैं या आप किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ शेल, तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो रेडियस उसका बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने किसी का एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? भाई भारी लोग ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे, भारी लोग तो कम ही चल ही नहीं पाएंगे ज्यादा, तो उनका रेडियस हमेशा क्या रहेगा? जो हल्के रहेंगे, जो छोटा रहेंगे, वही तो ज्यादा दूर तक दौड़ेंगे। जिनका भार ज्यादा हो गया, एटॉमिक नंबर जिनका बढ़ गया, उनका रेडियस भी क्या हो जाएगा? कम। सेम, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, समझो जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो हल्के की भारी, भाई जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो हल्के की भारी, हल्के खुदकेंगे, इसीलिए तो वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रिलेशन आया समझ? ठीक, तो जिस एटॉमिक नंबर अगर कम है, एटॉमिक नंबर अगर कम है तो वो हल्का। भाई देखो 5, मान लो कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 ही प्रोटॉन है, और आप ले लो सोडियम, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है? 11, तो 6 प्रोटॉन भारी कि 11 प्रोटॉन भारी? 11 भारी है ना, भारी है तो चलने में उसको दिक्कत होगी ना, उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन ये 6 वाले की क्या वेलोसिटी होगी? तो जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी वेलोसिटी तेज नहीं होगी। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, इनकेस अगर रिलेशन पेपर में भूल गया, और अगर थोड़ा सा याद कर लो यार, उल्टा है, एक का याद कर लो खाली, दूसरे का रिवर्स कर देना, बस स्क्वायर हटा देना वहां पे। समझ आया? तो ये थोड़ा बहुत अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है वो आप थोड़ा पेपर आएगा तो उसमें कर लेना। कुल मिला के 1 दिन का और बच गया आपका खाली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो 1 दिन और लगेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा।